हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक हिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं आप सभी के लिए मददगार साबित हुए होंगे। आज के मैं अपने इस वीडियो में ज़मींदारी व्यवस्था के विषय में बात करूँगी। पिछले वीडियो में भी मैंने ज़मींदारी व्यवस्था के विषय में बात की थी, जिसमें मैंने ज़मींदारी व्यवस्था क्यों प्रारंभ हुई, ज़मींदारी व्यवस्था को लागू करने के पीछे ब्रिटिशर्स का क्या मानसिकता रहा था, इसकी चर्चा की थी। आज के मैं अपने इस वीडियो में ज़मींदारी व्यवस्था किस प्रकार से अग्रसारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसे विकसित किया गया तथा उसकी क्या विशेषताएं रही थी, उसकी चर्चा आप लोगों से करूंगी। जमींदारी व्यवस्था जो था वो ब्रिटिश शासन के समय में इसे लागू किया गया था। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, यदि हम जमींदारी व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो ये ब्रिटिश सरकार के अधीन जो है रूपांतरित हुआ था तथा विकसित भी हुआ था और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अपने पतन की ओर भी अग्रसारित हुआ था। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि भारत में आज़ादी के लिए क्रांति जिस समय उग्र हो रही थी, उसी समय जमींदारों का लैंड होल्डर फेडरेशन, लैंड ओनर एसोसिएशन जैसे संस्थाओं का गठन हुआ था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की घोषणा की थी। यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि ये दोनों जो यहाँ पे संगठन, जो संस्थाएं बनी थी, जमींदारों का लैंड होल्डर फेडरेशन, साथ ही साथ लैंड ओनर एसोसिएशन, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संगठन रहा था जमींदारों का, जिसने हर प्रकार से ब्रिटिशर्स को सहयोग करने का प्रयास किया था। परंतु आगे चल करके हम देखते हैं कि इस फेडरेशन के द्वारा भी जो है आगे कोई अहम भूमिका जमींदारी व्यवस्था के विषय में उसे बनाया नहीं जा सका और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के आगे चलते हुए हम देखते हैं कि वो खिलाफ भी हुए थे। 1935 के अधिनियम ने इस बात की विशेष प्रावधान की थी कि प्रांतीय विधान सभाओं और संघीय विधान सभाओं में जमींदारों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। यहाँ पे जो जमींदारों को प्रतिनिधित्व दिया गया था प्रांतीय विधान सभाओं में, साथ ही साथ संघीय विधान सभाओं में, इससे यहाँ पे जमींदारों को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा उनका ये प्रयास रहा था कि किस प्रकार से जमींदारों को संतुष्ट रखा जा सके और उन्हें अपने साथ में लेते हुए अधिक से अधिक कर जो है वो किसानों से वसूला जा सके। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1938 में जो है पहला ऑल इंडिया लैंड होल्डर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। यहाँ यदि हम बात करते हैं कि आखिर में जो ये लैंड होल्डर्स कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी या क्यों इसे आयोजित किया गया था, तो हमें यह देखने को मिलता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी मद्रास के कुछ हिस्सों में स्थायी जमींदारी बंदोबस्त लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की कुल 19% जो जमीन थी वह शामिल रही थी। दूसरा अस्थाई हम यहाँ पे देखते हैं जमींदार जो थे, जिनमें संयुक्त प्रांत का अधिकांश भाग तथा बंगाल, मुंबई और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल रहे थे। भारत में जमींदारी प्रथा का प्रसार इस बात की ओर संकेत भी दे रहा था कि किसानों को तेजी से उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा था और छोटे बड़े धनवान लोग उद्योग धंधों में पूंजी लगाने का कोई कारगर उपाय नहीं देखकर खेती में पूंजी लगाने का प्रयास भी कर रहे थे। अब यहाँ पे यदि हम आगे देखते हैं कि काश्तकारी से संबंधित जो है कौन कानून बनाए गए थे और वो किनके लिए बनाए गए थे, तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि सरकार ने किसानों की रक्षा के लिए काश्तकारी से संबंधित जो कानून बनाए थे वह केवल छोटे दर्जे के जमींदारों तक ही पहुंच पाया था और वास्तविक किसानों की ज़्यादातर संख्या यदि भूमिहीन मजदूर की स्थिति में नहीं रही थी तो ऐसा अधिकारहीन स्थिति में पहुंच गई थी, जिसका सरकार और बड़े मुनाफाखोरों के अतिरिक्त ऐसे तमाम बिचौलियों द्वारा बेरहमी के साथ शोषण किया जा रहा था, जो कार्य नहीं करते थे और किसानों की मेहनत पर ऐश भी किया करते थे। तो यहाँ पे जो है यह काश्तकारी अधिनियम बना करके भी या इनसे संबंधित जो कानून बनाए जा रहे थे वो एक प्रकार से यहाँ पे जो छोटे जमींदार थे उन्हीं तक जो है लाभ पहुंचाने का प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जा रही। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं कि जनगणना जो करवाई गई थी 1921 में,
यदि इसकी हम देखते हैं कि इसमें क्या हमारे समक्ष जो संख्या आई थी खेतिहर जो लोग थे उनकी, तो यहाँ हमें यह जानकारी मिलती है कि खेती से जीविका चलाने वालों की संख्या 22 करोड़ 10 लाख रही थी 1921 में, जो कि 1931 में हम देखते हैं कि 10 करोड़ 30 लाख रह गई थी। तो यहाँ पे जो ये गिरावट आई थी संख्या में उन लोगों की जो खेती करते थे, ये यहाँ पे दर्शाता है कि जो जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी ब्रिटिश सरकार के अधीन, जिस वजह से बहुत सारे जो लोग थे वो खेती करना छोड़ दिए थे। यहाँ पे इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो कर लगाया गया था उसके वजह से भी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो संख्या थी उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। 1901 से 1931 के 30 वर्षों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 2.5 गुना हो गई थी जो काम नहीं करते थे और लगान वसूल करते थे। प्रति हजार 20 से बढ़कर 50 हो गई थी। कुल कृषि आबादी में 20 लाख तक की गिरावट आई थी। तो यहाँ पे जो गिरावट हमें देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये जरूर दर्शाता है कि जमींदारी व्यवस्था की क्या स्थिति रही थी इस समय, वह यहाँ पे सोचने लायक है, या हम कह सकते हैं कि सोचनीय एक यहाँ पे विषय भी है। अब यहाँ पे यदि हम आगे और बात करते हैं कि किस प्रकार से जमींदारी जो प्रणाली है वो ब्रिटिश शासन के अधीन कार्य कर रही थी, तो हमें यह देखने को मिलता है कि ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का आधा हिस्सा जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत जो है वह आ गया था। ब्रिटिश सरकार की जो मालगुजारी के अतिरिक्त जमींदार द्वारा लगाए गए लगान या बोझ किसानों पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का आधा हिस्सा जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत आ गया था, जिसके कारण महाजनी जो वर्ग थी उनकी संख्या में वृद्धि आई थी। अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि महाजनी जो है वर्ग में उनकी जनसंख्या में वृद्धि होना, ये यहाँ पे दर्शाता है कि जो किसान थे वो बहुत अधिक जो है ऋण ले रहे थे, और इसी वजह से जो महाजनी एक जो वर्ग थी उनकी जनसंख्या में हमें यहाँ वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि खेती के विकास में जो गिरावट आई थी उसके विषय में, तो हमें यह देखने को मिलता है कि खेती पर जनसंख्या का अधिक दबाव पड़ना ही कृषि भू राजस्व पर विपरीत प्रभाव डाल रही थी। खेती के विकास में गिरावट आई थी, जमीन के उर्वरा जो शक्ति थी उसमें भी गिरावट आई थी, तथा कृषि योग्य भूमि का विकास नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो जमींदार थे उनके ही हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्राधिकार इनका रहा था सिर्फ उसमें परिवर्तन नहीं आया था। जैसा कि मैंने अभी कहा, जो महाजनी वर्ग था उनका भी एक वर्ग अच्छा खासा तैयार हो गया था समाज में, जो कि किसानों की स्थिति को भी दर्शाता है। साथ ही साथ जो जमीन का जो उर्वरा शक्ति था उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। अब आगे जब हम बात करते हैं जमींदारी प्रथा के विस्तार के कारण जो है किसानों की जमीन इन भूस्वामी के हाथों में जाने लगी थी। यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो किसानों की आर्थिक स्थिति, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कि खराब होती जा रही थी। उनके जितनी भी जो खेती का जो आकार जो रहा था वो कम होता चला जा रहा था। जमींदारी प्रथा के विस्तार के कारण किसानों की जमीन इन भूस्वामियों के हाथ में जाने लगी थी। किसानों पर इस कारण कर का बोझ जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि जो जमीन का एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो स्वरूप था या किनके अधीन उनका भूस्वामित्व था, ये दोनों में ही हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आगे यदि हम इसकी और पृष्ठभूमि में बात करते हैं कि आखिर में क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि जो है लगातार 1921 से 1931 में 10 वर्षों के अंतराल के अधीन ही हमें देखने को मिलती है कि इनकी संख्या खेती में लगे कुछ व्यक्तियों के 5वें हिस्से से बढ़कर 3रे हिस्से तक पहुंच गई थी। और ऐसा क्यों हुआ था, यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के जो दीवानी थे शाह आलम द्वितीय से प्राप्त किया था, तथा यहाँ दोहरी शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी।
और ये जो दोहरी शासन प्रणाली जो लागू की गई थी, इसके वजह से हम यहाँ पे पहले ही जानते हैं कि जो था बक्सर का युद्ध, उसके पश्चात ही किसानों का जो स्थिति था और जो कर व्यवस्था था उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हमें देखने को मिला था इस दोहरी शासन प्रणाली के वजह से ही। और यही आगे चल करके हम देखते हैं कि जमींदारी व्यवस्था के समय में भी किसानों की स्थिति को खराब बनाने का कार्य किया था। और जब ये दोहरी शासन प्रणाली लागू हुई थी तो उस समय हम देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया था तथा 1772 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भूमि कर प्रशासन तथा उससे संबंधित सभी मामलों को सीधे अपने अधीन कर लिया था। कॉर्नवालिस ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुलिस तथा न्यायिक प्रशासन को भी सीधे अपने हाथ में तथा अपने अधिकार के अधीन रहने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से जो है डायarchy या जो दोहरी प्रणाली थी उसको वो किस प्रकार से समाप्त कर पाए थे, और जो प्रशासन था भू कर व्यवस्था को लेकर के उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के विषय में ही, तो 1772 में हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय व्यवस्था लागू की थी, परंतु 1777 में 1 वर्षीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। उसने जमींदारों को नीलामी में भाग लेने से रोका था, परंतु उसने अनुभव किया कि इन जमींदारों के पास ही स्थानीय जानकारी है तथा जमींदार हर स्थिति में भूमि संग्रह करके ब्रिटिशर्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है विवशता यहाँ पे उन बाध्य होना पड़ा था उन्हें, जो जमींदार थे उन्हें एक प्रकार से अधिकार देने के लिए कर वसूलने के लिए किसानों से। 1790 में बंगाल के जमींदारों से 10 वर्षीय व्यवस्था की गई थी तथा 1793 में स्थायी बना दिया गया था। बंगाल में ब्रिटिश शासन के आरंभ में ही अधिकतम भू राजस्व वसूलने का काम लॉर्ड क्लाइव और हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। स्थायी बंदोबस्त तथा अस्थायी बंदोबस्त क्षेत्र में किसान की हालत खराब ही हुई थी। भू राजस्व कर निर्धारित तिथि पर देने के कारण किसानों की स्थिति खराब होती चली गई थी। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एक निर्धारित कर वहाँ लागू किया गया था, जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट जो था 1793 का स्थायी बंदोबस्त, उसमें हम देखते हैं कि ये निर्धारित किया गया था जमींदारों के द्वारा ही, जमींदारों से भी कि जो सूर्य अस्त जब होता है उस समय जितना भी कर वसूला गया है वो जा करके ब्रिटिशर्स को देना होता था, जिसे हम सनसेट लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक दबाव जो है अतिरिक्त बनाया जाता था किसानों पर ही कि वो किस प्रकार से कर जो है वसूल करके कहीं से भी जो उनके द्वारा निर्धारित है वो जमींदारों को देना होता था ब्रिटिशर्स को, और ये किसानों की स्थिति को बद से बदतर बनाती चली जा रही थी। अब आगे जब हम बात करते हैं कि जो 1815 तक बंगाल की जो आधी भूमि थी वो पुराने जमींदारों के हाथ से निकलकर सौदागरों तथा अन्य धनी वर्ग के पास जा चुकी थी। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जो है भूमि राजस्व व्यवस्था जो लागू हुआ था जमींदारी के अधीन, यह न सिर्फ आर्थिक व्यवस्था रही थी उसमें परिवर्तन लाया था, परंतु जो सामाजिक वर्गीकरण था उसमें भी हम परिवर्तन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें ये देखने को मिलता है कि एक सौदागरों का एक नया वर्ग तथा जो धनी वर्ग था और जो महाजन वर्ग, इनका भी अस्तित्व जो है वो समाज में उत्पन्न हुआ था। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने महाजनों को किसान की जमीन हथियाने में समर्थ बना दिया था। कृषि के बढ़ते वाणिज्यीकरण से महाजनों को किसानों के शोषण में मदद मिला करती थी, और यही कारण रहा था कि 1815 तक जो है बंगाल की आधी भूमि पुराने जमींदारों के हाथ से निकलकर सौदागरों तथा अन्य धनी वर्ग के पास जा चुकी थी। जितनी भी मैंने अभी चर्चा की आप लोगों से लैंड होल्डर सोसाइटी के विषय में, या जो आपका परमानेंट सेटलमेंट था, या 1815 तक जो बंगाल की आधी भूमि का जमींदारों के हाथ से निकलकर सौदागरों पास जाना, ये सब जो है हम कह सकते हैं किसानों को शोषित करने का ही कार्य की थी, और यही एक हम कह सकते हैं कि आगे चल करके वजह भी रहा था अखिल भारतीय किसान संगठन के निर्माण का, जो कि 1936 में पहला इसका जो संगठन था वह बनाया गया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 1936 में पहले अखिल भारतीय किसान संगठन के बनने की,
तो यहाँ कहा जा सकता है ये निश्चित तौर पे कि यह जो है किसान क्रांति के युग के प्रारंभ का एक यहाँ पे बिगुल बजाने का कार्य किया था। जमींदार वर्ग क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का साथ देते थे। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, अत्यधिक भू राजस्व का निर्धारण, जमींदारी प्रथा के कारण पनपने और किसानों की बढ़ती दरिद्रता के फलस्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी थी और यहाँ तक कि उसका अपकर्ष भी होने लगा था। 1936 में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना और किसान क्रांति का युग प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है यहाँ पे अखिल भारतीय किसान संगठन का बनना, जिस समय हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो अपने चरम की ओर भी जा रहा था, उस समय जो ये किसानों का संगठन बना था, इनका बहुत बड़ा भूमिका हम देखते हैं कि आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी रहा था और जितने नेता इससे जुड़े हुए थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके द्वारा अहम भूमिका निभाई गई थी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि वो जमींदारी व्यवस्था जो रही थी वह न सिर्फ आर्थिक परिवर्तन रहा था, न सिर्फ इसने समाज के वर्गीकरण को प्रभावित किया था, बल्कि यहाँ पे साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि 1936 में जो पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना था उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया था। सिर्फ यहाँ पे जो जमींदारी व्यवस्था है वो यहाँ सीमित, कोई हम कह सकते हैं कि इसका दायरा नहीं रहा था। इसका दायरा जो था वो बहुत अधिक बढ़ा हुआ था। भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, या वो आर्थिक रहा हो या सामाजिक रहा हो या स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का ही रहा हो। इसी के साथ धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।